नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत का जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इतिहास का बेसिक परिचय जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, हिस्ट्री। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है, किसके द्वारा इतिहास को जाना जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, किसके द्वारा अधिक जाना जा सकता है, कौन को पुरातात्विक है, कौन साहित्यिक है, ठीक है, धार्मिक है, कौन गैर धार्मिक, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है, समग्र निश्चित पूरी घटनाओं को अध्ययन को इतिहास कहते हैं। देखिए, समग्र निश्चित यानी कि जो भी निश्चित घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो संग्रहित किया गया। ठीक है, पूरी घटनाओं को उसे इतिहास बोलेंगे। ठीक है, जो घटना निश्चित है, एकदम डेट तारीख सारी चीज़ें निश्चित है, उससे हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राक इतिहास, दूसरा आपका आद्य इतिहास, तीसरा है आपका ऐतिहासिक का। ठीक है, अब देखिए, प्राक इतिहास किसे कहते हैं, आद्य इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास किसे बोलते हैं? ठीक है, प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री। ठीक है, जिसका साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो, इसे जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक आधार है। ठीक है, देखिए, प्राक इतिहास किसे कहते हैं? जिसका जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त नहीं हो, यानी कि उसका केवल जानने का जो मुख्य स्रोत है ना, पुरातात्विक है। ठीक है, साहित्यिक किसे बोलते हैं? जो लिखा हुआ है। ठीक है, साहित्यिक मतलब धार्मिक हो सकता है या गैर धार्मिक हो सकता है। ठीक है, वेद पुराण उपनिषद ये सारी चीज़ें हो सकती है, यानी कि लिखा हुआ। ठीक है, जो भी चीज़ लिखा हुआ बड़े बड़े ग्रंथ है, ठीक है, वो साहित्यिक में आ जाएंगे। ठीक है, और पुरातात्विक में आपका आ जाएगा खुदाई से प्राप्त सामग्री, मृदभांड, सिक्के, ये सारी चीज़ें आपका पुरातात्विक में आ जाएगा। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री में क्या प्राक इतिहास किसे बोलते हैं? प्री हिस्ट्री यानी कि जिससे जानने का जो मुख्य स्रोत है ना, पुरातात्विक आधार है। ठीक है, खुदाई से प्राप्त वगैरह सामग्री, जो भी चीज़ें अभिलेख वगैरह, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आधे से आप समझ रहे होंगे कि आधा। ठीक है, प्राक मतलब केवल पुरातात्विक आधार, आद्य मतलब आधा समझिए। ठीक है, देखिए, जिसका इतिहास मिला हो परंतु पढ़ा नहीं गया हो, बोले ना, आधा आधा है। इतिहास तो मिला है परंतु उसको कोई पढ़ा नहीं गया, कोई भी पढ़ नहीं पाया। इस तरीके से मुर्गे के टांग जैसा लिखा हो, यानी कि ज़्यादातर जो लिपि थी वो अजीब तरीके से लिखा होता है। इधर से लिखा हुआ था, प्लस में इधर से भी लिखा हुआ था, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ था अक्षर, तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज तक रिसर्च जारी है लेकिन अभी तक समझा नहीं गया, ना पढ़ा गया। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य इतिहास, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, जिसका इतिहास मिला हो परंतु पढ़ा नहीं गया हो। जैसे कि आपका पहला चैप्टर आएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या है? इतिहास तो मिला है लेकिन जो लिपि जिस तरीके से वहाँ पे लिखा गया है, बहुत अजीब डिज़ाइन से लिखा गया। मछली आकार का आपको वहाँ का जो लिपि है उस तरीके से मछली आकार का मिलेगा। ठीक है, यू आकार का। तो इस तरीके से एक अक्षर मानी का लिखे, फिर इधर से का, तो हम लोग तो पढ़ा जा रहा है लेकिन इस तरीके से वो लोग लिखते थे ना, दहना से बायां, बाएं से दाहिना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और एक के ऊपर एक क्या जो लिपि थी वो चढ़ी हुई थी। ठीक है, जो लिखावट, तो उसको समझने के लिए बहुत कठिन था। जैसे कि आपका आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जिसे मेलुहा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नहीं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। और कौन किए थे? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेलुहा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को क्वेश्चन घुमाना अगर चाहेगा तो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ के मेलुहा सभ्यता पूछ दिया जाएगा, या तो सिंधु सरस्वती सभ्यता पूछ दिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए अब तीसरा है आपका क्या?
ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी कि हिस्ट्री। पहला आपका था क्या, प्राक इतिहास, दूसरा आपका था आद्य इतिहास, अब तीसरा आपका इतिहास, ठीक है। इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है, जिसका पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वैदिक और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इतिहास उसे बोलते हैं जिसका पुरातात्विक प्लस साहित्य दोनों प्राप्त है, ठीक है। पुरातात्विक में आपको बता दिए थे, खुदाई से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, मृदभांड, सिक्के वगैरह पुरातात्विक में आ जाएंगे। साहित्यिक में आपका धार्मिक आ जाएगा, धार्मिक पुस्तकें, गैर धार्मिक पुस्तकें, वेद पुराण जो भी है वो साहित्यिक में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इतिहास में आपका दोनों चीज़ प्राप्त हो जाएगा, खुदाई से प्राप्त यानी कि पुरातात्विक प्लस साहित्यिक, ठीक है। खुदाई से प्राप्त सामग्री वगैरह या तो लिखी हुई पुस्तकें, ठीक है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे कि आपका वैदिक काल, वैदिक काल में साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत जो चीज़ें आपको सही एग्जैक्ट जानकारी दे देगी वो साहित्यिक नहीं दे पाएगी, क्योंकि साहित्यिक लिखने वाले का माइंडसेट पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। और पुरातात्विक आपका है कि जिस तरीके से खुदाई में प्राप्त मिला है उसी तरीके से आप उसको रिसर्च कर सकते हो, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका वैदिक काल हो गया, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। नोट में आपका इतिहास का पिता हेरोडोटस है, यह यूनान का रहने वाला था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था, यूनान का, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। सही है, आगे देखते हैं। और उनकी पुस्तक कौन थी इतिहास का, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इतिहास शब्द यूनानी भाषा हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका से बना है। हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। इतिहास शब्द कौन सी भाषा से बना है, यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी भाषा हिस्टोरिका से बना है। और हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हेरोडोटस की, ठीक है। इतिहास को जानने के स्रोत, पहला आपका पुरातात्विक, दूसरा आपका साहित्यिक, ठीक है। अब कौन कौन है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। देखिए ये जो है अभिलेख, स्मारक, मुद्रा, ये सब आपका क्या है, पुरातात्विक, ठीक है। ये जो है ना, ये चारों आपका पुरातात्विक। देखिए अभिलेख आप जानते हैं, अभिलेख किसे बोलते हैं, जो पत्थर आता है, ठीक है, पत्थर में खुदाई करके कुछ चीज़ें लिखी हुई रहती है, उसे अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। स्मारक तो आप सभी जानते होंगे, स्मारक किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मुद्रा भी आप सभी जानते हैं, पैसा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है खुदाई से प्राप्त सामग्री, ठीक है। ये सब आपका पुरातात्विक में आ जाएगा। खुदाई से प्राप्त सामग्री आपका मृदभांड वगैरह हो जाएगा। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पुरातात्विक, जिससे इतिहास को जाना जा सकता है, ठीक है। खुदाई में प्राप्त सिक्के मिले तो सिक्के में क्या क्या चित्र अंकित है, किस काल का है, वहाँ ईस्वीसन वगैरह दर्शाया जाएगा, जिसके कारण उसके द्वारा जान सकते हैं। मुद्रा में भी सिक्के वगैरह में जो क्या नाम है, कौन सा राजा का चित्र अंकित है, ठीक है। और यहाँ पे खुदाई से प्राप्त सामग्री, इसमें आपका मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी खुदाई से प्राप्त सामग्री में, ठीक है। उसके बाद स्मारक में आपका स्मारक को देख के आप पता लगा सकते हैं कि किस काल का है, ठीक है। उसके बाद आपका अभिलेख में खुदाई करके जो लिखा हुआ रहता है कि किस काल में कौन से राजा थे, क्या क्या कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप पुरातात्विक में आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुरातात्विक में क्या क्या चीज़ें आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला है धार्मिक, दूसरा आपका गैर धार्मिक, ठीक है। धार्मिक में आ जाएगा गीता वगैरह जो भी धार्मिक पुस्तकें, गैर धार्मिक में आपका आ जाएगा जो धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें। अब देखिए कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपका धार्मिक, दूसरा आपका गैर धार्मिक, ठीक है। अब धार्मिक में पहला जो आपका आ जाता है वेद कितने हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, ठीक है। पहला आपका ऋग्वेद, ठीक है, पहला आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद,
दूसरा है आपका सामवेद, ठीक है। तीसरा है आपका यजुर्वेद। चौथा है आपका अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद है आपका उपवेद। उपवेद कितने हैं? 4 को उपवेद किसे बोलते हैं? जो 4 वेद है उसी के 4 उपवेद है, ठीक है। ऋग्वेद का आपका आ जाता है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है। दूसरा आपका सामवेद। सामवेद का आपका आ जाएगा गंधर्ववेद, ठीक है, गंधर्ववेद। तीसरा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का आपका आ जाएगा धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद से आपका आ जाएगा शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में ऋग्वेद के जो उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद आपका जाना जाता है चिकित्सा के लिए, ठीक है, चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा आपका गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में आपका संगीत गान, ठीक है, संगीत गान के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। तीसरा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद। धनुर से आप समझ रहे होंगे कि धनुष किस चीज़ का होता है? शस्त्र का, ठीक है। तो इसके धनुर्वेद में आपका शस्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, शस्त्र कला, ठीक है। उसके बाद आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अत्थर पत्थर, ठीक है, पत्थर किसे बोलते हैं? शिल्प को पत्थर बोलते हैं, तो आप इससे याद रखते हैं अत्थर पत्थर, यानी कि अत्थर किस चीज़ से रिलेटेड है? पत्थर से। पत्थर किसका है? शिल्प का, ठीक है। और शिल्पवेद में किसके बारे में जानकारी मिलेगी? शिल्प से क्या बनाते हैं? पत्थर से हम लोग मकान बनाते हैं, यानी कि भवन। तो किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी? भवन, ठीक है, भवन, ठीक है, भवन निर्माण, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। 4 उपवेद है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में आपका चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद सामवेद में आपका संगीत गान के बारे में, यजुर्वेद में आपका स्वास्थ्य के बारे में, और अथर्ववेद में आपका भवन निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं पुराण, ठीक है। अगला आता है धार्मिक में पुराण। पुराण से भी हम लोग जान सकते हैं इतिहास को, ठीक है। फिर उपपुराण, ठीक है, उपनिषद, वेदांग 108 हैं, षड्दर्शन, महाकाव्य, इस सब के ये सब जो है उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में धीरे धीरे करके पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए गैर धार्मिक में आ जाएगा आपका। गैर धार्मिक मतलब कुछ भी धार्मिक चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। धार्मिक मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और गैर धार्मिक मतलब उसमें राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य का, ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। पंचतंत्र है आपका। उसके बाद रजत रंगनी किसकी पुस्तक है? ठीक है, कल्हन की, ठीक है, कल्हन की, ठीक है। उसके बाद इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। बाकी बात ये सारी चीज़ें जो भी है उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे है आपका कालिदास की पुस्तकें। कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कालिदास की पुस्तकें जो है आपका ऋतु संहार है, अभिज्ञान संकुतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव, और एक और है आपका कौन? देखिए विक्रमोवश्यम, ठीक है। ये आपका कालिदास की पुस्तकें हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इतिहास को जानने का जो एक और मुख्य स्रोत है आपका विदेशी यात्रियों का आगमन, ठीक है। जो विदेशी यात्री लोग हैं वो आए, यहाँ पे कुछ कुछ ग्रंथ लिखे, बहुत जो यानी कि ग्रंथ नहीं बोल सकते हैं उसको,
जो यात्रा यहाँ पे आए, घूमे फिरे, उस चीज़ को वर्णन किए। ठीक है, तो उनके द्वारा वर्णन किए गए जो चीज़ें हैं हमारे देश के बारे में, तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन से विदेशी यात्री हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला आपका निरियाकस। ठीक है, निरियाकस के बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अरिस्टोबुलस, तीसरा आपका मेगस्थनीज, चौथा आपका फहियान और पांचवा आपका वेनसांग। ठीक है, ये सब जो विदेशी यात्री है इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका एनो डोमिनी, एडी। ठीक है, एडी जिसे एनो डोमिनी कहते हैं, यानी कि शक संवत। ठीक है, एडी मतलब होता है ईस्वी। ठीक है, एक होता है बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। देखिए एडी किसे बोलते हैं? प्राचीन भारतीय शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर एक संवत जारी किया जिसे शक संवत कहा जाता है। ठीक है, एडी उसी समय। ठीक है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास था। ठीक है, उस समय का एक शासक था जिसका नाम क्या? कनिष्क। उसने एक शक संवत जारी किया। ठीक है, एक संवत जारी किया था अपने राज्याभिषेक, जिसमें उसका राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय एक संवत जारी किया जिसे किसके नाम से जाना जाता है? शक संवत। कब? 78 एडी। ठीक है, 78 एडी यानी कि ईस्वी। ठीक है, 78 एडी यानी कि ईस्वी, 78 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विक्रम संवत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो 135 वर्षों का अंतराल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो देखिए शक संवत आपका कब हो गया? 78 एडी। और विक्रम संवत आपका 57 बीसी। बीसी मतलब क्या था? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। एडी मतलब ईस्वी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी में आपका विक्रम संवत आ जाएगा, एडी में आपका आ जाएगा शक संवत। ठीक है, चलिए हम लोग विक्रम संवत को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। उज्जैन का अज्ञात शासक जिन्होंने 57 बीसी में शकों को पराजित किया और शक संवत जारी किया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक है, और विक्रमादित्य कितने हुए? 14 विक्रमादित्य हुए। ठीक है, प्रथम आपका उज्जैन का अज्ञात शासक और अंतिम यानी कि 14वां कौन है? हेमू। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। देखिए विक्रम संवत में क्या बताया जा रहा है? उज्जैन का एक अज्ञात शासक था। ठीक है, उज्जैन का एक अज्ञात शासक था जिन्होंने 57 बीसी यानी कि 57 ईसा पूर्व में क्या किया था? शकों को पराजित किया, शक को पराजित किया। ठीक है, और शक संवत जारी किया था जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और हमारा कितना है? 14 विक्रमादित्य, जिसमें से पहला है उज्जैन का अज्ञात शासक और अंतिम जो है 14वां वे आपका हेमू है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए, पहला आपका उज्जैन का अज्ञात शासक है और अंतिम जो है 14th ये हेमू है। ठीक है, अब देखिए अगला नोट में आपका दिया गया है, अभी जो बताया था ना, शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? तो कितने वर्षों का? 135 वर्षों का अंतराल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? 135 वर्षों का अंतराल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अभिलेख। अभिलेख के माध्यम से भी हम जान सकते हैं इतिहास को। अब कौन कौन से अभिलेख है उसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए अभिलेख यानी कि इसके माध्यम से किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन अभिलेख है कौन सा अभिलेख? बोगाज-कोई अभिलेख। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? बोगाज-कोई अभिलेख। यस क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? आपका बोगाज-कोई अभिलेख है। ये आपका विश्व की भी सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई अभिलेख, जिसे संधि अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई अभिलेख है। ठीक है,
जहाँ से किसी भी काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बोगाज कोई अभिलेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा सा डिटेल देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है, ये आपका 1400 ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। यह विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। यह मध्य एशिया के एशिया माइनर से प्राप्त किया गया। इस अभिलेख में वैदिक युगीन, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते, अश्विनी कुमार का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख को संधि अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, संधि अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? बोगाज कोई अभिलेख को। और विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। बोगाज कोई अभिलेख में किनके बारे में वर्णन मिलता है? अरुण, वरुण, मित्रा, नास्ते, ये सब का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन बनता है ना, उसको आपको याद करना पड़ेगा, जो मुख्य इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी बात तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखते हैं अगला, मुद्रा। मुद्रा के बारे में किसी काल की स्रोतों को जानने का मुख्य स्रोत। मुद्रा से भी हम जान सकते हैं। मुद्रा में क्या आता है? उसमें मुहर लगे रहते हैं, उस राजा का चित्र छपा हुआ रहता है, उसमें ईस्वी सन अंकित रहता है, ठीक है। कौन काल के कौन से मुहरे चल रही थी, इससे हम लोग को पता चलता है, ठीक है, उस काल के बारे में। तो मुहरे भी बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। अब प्रमुख मुद्रा कौन कौन है मुहरे, ठीक है, उसको हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। अब प्रमुख मुद्रा है आपका, पहला मुद्रा है आपका पंचमार्क सिक्का, ठीक है, पंचमार्क सिक्का, ठीक है। पंचमार्क सिक्का है जिसमें कोई भी राजा या उसके ईस्वी सन का कुछ भी चित्र अंकित नहीं होता, बल्कि उसमें पेड़ पौधे, हाथी, ये सारी चित्रें अंकित होती थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। आहत सिक्का में क्या था? 6ठी शती ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईस्वी में गंगा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंचमार्क या आहत सिक्का गंगा घाटी से, ठीक है। यह भारत का सबसे प्राचीन सिक्का है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन है? तो पंचमार्क या आहत सिक्का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन है? तो पंचमार्क या आहत, ये आपको याद रखना, ठीक है। यह चांदी प्लस तांबा का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? चांदी प्लस तांबा मिक्स करके, ठीक है। चांदी प्लस तांबा का बना हुआ था कौन? आहत सिक्का, जिसे पंचमार्क सिक्का भी बोलते हैं, ठीक है। इन सिक्कों पर राजा का नाम, राजा का चित्र एवं तिथि अंकित नहीं होती थी, ठीक है। जो पंचमार्क आहत सिक्का होता था ना, उसमें ना राजा का नाम अंकित होता, ना राजा का चित्र, ना ही उस समय का ईस्वी सन, बल्कि क्या क्या होता था? हाथी, ये सब चीज़ें अभी देखिए बताएंगे। अभी हाथी हो गया, पर्वत हो गया, मछली हो गया, अर्धचंद्रमा हो गया, ये सब चीज़ें उस सिक्के में अंकित होते। राजा का नामो निशान कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। तो पंचमार्क आहत सिक्का में क्या क्या चित्रें अंकित होती थी? हाथी, अर्धचंद्रमा, और क्या क्या होता था? और आपका मछली हो गया, पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, ये सब क्या होता था? उसमें अंकित होता था, ठीक है। चलिए, अब अगला सिक्का कौन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला सिक्का आपका मस्क, ठीक है। मस्क में आपका क्या आ जाएगा? मस्क क्या है आपका? मस्क आपका मौर्यकालीन तांबा का सिक्का। माँ से मस्क, माँ से मौर्यकालीन तांबा का सिक्का, ठीक है। तो याद कीजिएगा इसको। पन क्या है आपका? मौर्यकालीन चांदी का सिक्का, ठीक है। मस्क आपका तांबा का सिक्का और पन आपका चांदी का सिक्का, ठीक है। ये भी मौर्य काल का, वो भी मौर्य काल का, ठीक है। अब देखिए अगला आपका आ जाता है क्या? दिनार। दिनार क्या है? गुप्त काल का सोना का सिक्का। आप देखते होंगे कि 1 दिनार, 2 दिनार कहीं ना कहीं सुनेंगे। दिनार मतलब कि क्या होता है? वैल्यूएबल चीज़ होता था, यानी सोने का, ठीक है। सोने का सिक्का दिनार होता था, ठीक है। दिनार क्या है? सोने का सिक्का होता था, ठीक है। चलिए, गुप्त काल में चांदी का बना सिक्का कौन? रूपक। चलिए, अब अन्य सिक्के कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। अन्य सिक्के में आपका आ जाएगा पहला करसायन, ठीक है। करसायन किसे? तांबा प्लस चांदी का मिश्रण, यानी मिश्र धातु। करसायन तांबा प्लस चांदी का मिश्र धातु। उसके बाद आपका काकनी, ठीक, काकनी आपका तांबा का होता था। सतमान, सतमान आपका चांदी का होता था। उसके बाद आपका निष्क, निष्क आपका सोना का होता था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका द इंड, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है।
इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत हम लोग देख चुके हैं अभी, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन नेक्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता पहले स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उत्पाद सिपाही का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड पुलिस का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएसएससी सीजीएल का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, झारखंड के ज्योग्राफी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चैनल में बना हुआ है। आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को आपको जिस चीज़ का ज़रूरत है उस चीज़ का देख लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिएगा कि जीएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया। अभी एग्ज़ाम कुछ दिनों में लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा और दौड़ भी स्टार्ट हो जाएगा झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का। तो आप तैयारी में लग जाइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।